राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए एसएसआर रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। और आज के पार्ट में हम मॉडर्न फिजिक्स के एसएसआर रीजन को आगे बढ़ाने वाले हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में भी हमने ड्यूअल नेचर के एसएसआर रीजन पूरे कर चुके हैं। और आज एटॉमिक स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक लेवल के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो देखने वाले हैं। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगिड़ एंड दिस इज योर क्यूट सा प्यारा सा चैनल स्टूडेंट वाला। इसके अंदर हमारा एक छोटा एज्यूम रहता है कि आप अपने एनसीईआरटी से या फिर अपने नोट से अपनी थ्योरी है वो पढ़कर आएंगे मॉडर्न फिजिक्स की। अगर नहीं भी पढ़कर आ रहे हैं तो हम क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट आपको बताते चलेंगे। तो इसके अंदर आपको एक बार पॉज करना है, उसके बाद में सेम से ट्राई करना है, फिर हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। मैच करना आपका कॉन्सेप्ट, आपका आंसर सही है या नहीं। अभी नीचे इसके अंदर क्वेश्चन है फर्स्ट। इसके अंदर ये जेईई और नीट के अंदर आए हुए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इनमें भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं उनको एक बार ही ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब बोला गया कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब नीचे वाले स्टेटमेंट को पढ़ना है और इनके अंदर से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है ये, इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो इसके अंदर क्या बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, ए होता है। मास नंबर में क्या आता है ये हम बाद में चर्चा कर रहे हैं, एक बार बोलकर बता देते हैं। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वह मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड ऑप्शन में बोला है कि ये वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर, मास नंबर से इंडिपेंडेंट होता है। थर्ड में बोला गया डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर। डेंसिटी होती है वो मास नंबर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर। ठीक है, सारी बातें किसकी हो रही है, मास नंबर क्या है किसके ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है या डेंसिटी पर डिपेंड करता है। यदि आप इसका आंसर जानना चाहते हैं तो इसके अंदर आंसर आ जाता है जो वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के। और इसके बाद में इसके अंदर आंसर होगा। और डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट होती है, मास नंबर से क्या होती है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, ये इसके आंसर होंगे। अब ये रीजन किस कारण हुआ, ये कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो तो देखिए, अगर नहीं है तो आगे का क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन पर जाके अपना आंसर चेक करिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको कारण बताता हूँ कि ये 3 रीजन क्यों नहीं हुए और ये 2 ही क्यों हुए, ये रीजन बताते हैं। क्योंकि यदि आपको ये रीजन पता चल गया कि ये क्यों नहीं हुए और ये 2 ही क्यों हुए, तो आप इस क्वेश्चन को आगे किसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दे आप इसको आसानी से कर जाओगे। ठीक है, तो अब इसका हम देखेंगे कॉन्सेप्ट। इसके लिए हम एक छोटी सी बात हमें याद होनी चाहिए, बस बाकी क्या याद होनी चाहिए। हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है और मास नंबर होता है उसके अंदर एक रिलेशन आता है हमारे पास, उसके अंदर एक रिलेशन आता है और उसको लिखते हैं R इजक्वल टू आर नोड ए की पावर 1/3। हमारे पास ये क्या आता है, रिलेशन निकल कर आता है। और R होता है क्या होता है, न्यूक्लियस की रेडियस होती है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। और आर नोड क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हमारे पास इसके अंदर आती है। और ये होता है हमारे पास मास नंबर होता है, ए क्या आ जाएगा इसके अंदर, मास नंबर आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या इस प्रकार से रिलेशन आता है, तो ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस प्रकार से ये कांस्टेंट हो गया, तो आर को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/3 भी यहाँ पर बोल सकते हैं। ये तो थोड़ी थोड़ी बातें हो गई। इसके बाद में देखते हैं हम एक जो क्वेश्चन के अंदर आए हैं वो बात हम इसके अंदर देखते हैं। एक मिनट रुकना। इसके अंदर क्या ये रिलेशन आपको याद हो गया है, तो इसके बाद में आपको क्या देखना है। अब हमें पूछा किसके लिए, वॉल्यूम के लिए बात कर रहा है और डेंसिटी की बात कर रहा है। और किस चैप्टर में इसी की बात करता है, वॉल्यूम और डेंसिटी की बात करता है। तो वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या हम क्या जानते हैं, पहले न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। तो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस हमारे पास किस प्रकार से आता है, स्पेरिकल आता है। न्यूक्लियस किस प्रकार से आता है हमारे पास, स्पेरिकल निकल कर आता है। तो स्पेरिकल के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। स्पेरिकल के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, यदि आप इसको यहाँ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होगा आर क्यूब के, इस रिलेशन से भी कर सकते हो। और यदि फॉर्मूले में पूरा लिखकर देखना चाहते हो तो वो देखकर हम दिखा देते हैं। वी इक्वल टू की अगर आर की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे ये, तो 4/3 पाई आर नोड ए की पावर 1/3 की पावर 3। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई आर नोट की पावर 3 और ए की पावर 1 आ जाएगी, क्योंकि 1/3 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। अब ये वाली सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो वी क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए आ जाएगा मास नंबर पर।
जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है, जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होता है वो हमारे पास यहाँ क्या निकल कर आ गया, मास नंबर पर क्या है, डिपेंड होता है। तो इस प्रकार ये मास नंबर से डिपेंड होता है। तो देखो पहले और दूसरे ऑप्शन में हमें यही पता चल गया कि पहले में बोल रहा है कि मास नंबर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दूसरे में बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन हम जब इसको फॉर्मूले के अंदर रखकर देखते हैं तो इसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है किस प्रकार से, यदि न्यूक्लियस का अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हमारे पास मास नंबर भी बढ़ेंगे। या ऐसा शॉर्टली बोलो कि क्या है, हमारे पास एक पॉलीथीन है, ठीक है, इस पॉलीथीन में मैंने कुछ न्यूक्लियस नंबर लिए, ठीक है। अब जैसे मैं नंबर बढ़ाऊंगा तो इसका आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इसका आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आकार बढ़ता जाएगा तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इस कारण क्या होगा, नंबर्स हम इंक्रीज करवा रहे हैं तो वॉल्यूम की क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसके बाद में हम डेंसिटी के ऊपर आते हैं। डेंसिटी के अंदर क्या बोला गया है, डेंसिटी क्या होती है पहले तो हम जानेंगे। डेंसिटी न्यूक्लियस के लिए बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के लिए लिखेंगे मास, क्या लिखेंगे, मास, ठीक है। एम लिख रहा हूँ यहाँ पर मास, ठीक है, कैपिटल एम है। और नीचे क्या आता है, वॉल्यूम आता है, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम का रेशियो होता है, मास और रेशियो। तो अब इसके अंदर देखो न्यूक्लियस का मास कितना होता है। आज एक चीज़ आपको कंफर्म बता देता हूँ, हमारे पास ए आता है उसको हम न्यूक्लियस का मास नहीं बोलते, मास नंबर बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, मास नंबर बोला जाता है। तो ये सर मास, इसको मास कब बोलेंगे, जब इसको हम यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर इसको स्मॉल एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। न्यूक्लियस को यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एम यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब ये हमारे पास मास बन जाता है एटम का। और यदि हम इसको ए से यू से एएमयू से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या रहता है, एक ओनली न्यूक्लियस नंबर, मास नंबर ही रहता है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसको शॉर्ट में हम क्या भी बोल सकते हैं, मास नंबर को न्यूक्लियस न्यूक्लियन नंबर्स, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन नंबर, ठीक है। इन दोनों का जो सम होता है इनको न्यूक्लियंस बोला जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो एम ए इन वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम का ये वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब ए, ये फॉर्मूला डायरेक्ट रखूँगा, 4/3 पाई आर नोट क्यूब ए। तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1u होता है, या फिर इसकी और भी वैल्यू निकालते हैं तो प्रोटॉन के लिए 0.1.0087 इस प्रकार की निकल कर आती है, तो इसको हम 1 ही लेकर आते हैं। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो जो डेंसिटी हो गई वो हमारे पास मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये ए की पावर 0 मतलब यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इससे क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। तो इसके अंदर ये वाला थर्ड ऑप्शन बोल रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मास नंबर, मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं मिला, इससे क्या हो गया, देखो कैंसिल हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डी में क्या बोला, वो मास नंबर आता है वो क्यूब रूट के, जो क्यूब रूट होता है उसके 1/3 के, लेकिन हमारे पास पता चल रहा है कि ये इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा तो इंडिपेंडेंट आ जाएगा। इस प्रकार से इसको आपको करना था। ये इसलिए बोलता हूँ मैं कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना ज़रूरी है, इसलिए मैं क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर के साथ में कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप अगले क्वेश्चन पे जाइए, यदि नहीं पता है तो आप कॉन्सेप्ट देखते हुए चलिए, क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट पर आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बनाए आप इसको आसानी से कर दोगे। ये रिलेशन भी आपको पता चल गया, ये पता चल गया, शॉर्ट में ये पता चल गया, ये इस पर डिपेंड नहीं करता, मास एक्चुअल में होता क्या है, न्यूक्लियस एक होते क्या है, इन सब के बारे में आपको बता दिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, उसको आपको पोज करके स्वयं से ट्राई करना है, फिर हम आगे आपको बताते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को आपको स्वयं से पोज करके ट्राई करना है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है। अब इसके अंदर हम आपके लिए क्या छोटे छोटे लेक्चर बना रहे हैं ताकि आपको क्या हो उसके लेक्चर के साथ कनेक्ट हो सके। इसके अंदर हम क्वेश्चंस के साथ में आपको जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो भी हम यहाँ पर बताते चलते हैं, ताकि आपको आगे और भी किसी प्रकार के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने तो उनको आप कर सको, ठीक है। तो इसके अंदर आप कंडीशन देखना चाहते हैं तो कंडीशंस देखते हुए चलेंगे, जो इनका सॉल्यूशन होता है वो देखते हुए चलेंगे। यदि नहीं देखना चाहते तो क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसका आंसर देखेंगे और अगले लेक्चर पर या अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको पोज करके एक बार ट्राई करना है, उसके बाद में आपको अगले क्वेश्चन पे जाना है। तो इसके अंदर क्या बोला गया, देखो ये क्या बोला, स्टेटमेंट 2 दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट है, कौन सा हमें इनकरेक्ट दिया गया है वो हमें बताना है। तो देखो क्या बोला, हाइड्रोजन एटम, जो
एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हम, ये सब किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये हाइड्रोजन को मानकर ही चलते हैं सभी। तो इसके अंदर ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन एटम द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, हाइड्रोजन एटम होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इसकी जो रेडिएशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी इमिट होती है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी, क्या करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी E1 से, तो क्या करेगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो कितना आएगी, E1 माइनस E2। ये कुछ हमारे पास स्टेटमेंट है, उसको बताना सही है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन होता है जो अपनी फ्रीक्वेंसी का इमिट करता है, अपनी एनर्जी इमिट करता है, तो इमिट करेगा तो वो क्या जो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा, और जाएगा तो इसकी एनर्जी क्या, ये एनर्जी यही होगी, इसको एनर्जी बोला जाता है, जो क्या आती है, ये नेट एनर्जी होती है, ठीक है। और इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखो तो E1 माइनस E2 अपॉन H इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये क्या आती है, नेट एनर्जी आती है हमारे पास। दूसरा स्टेटमेंट इसको बताएंगे, अभी आपको ट्राई करना है। दूसरा में बोला गया कि तो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी, कोई इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी ऑर्बिट से E2 से लोअर एनर्जी ऑर्बिट E1 में क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, इसके अंदर जंप कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो इस प्रकार से दिया जाता है। और ये दो स्टेटमेंट लिए गए हैं, ये दोनों स्टेटमेंट हमें कहाँ से दिए गए हैं, बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन से दिए गए हैं। तो बोहर फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या होती है वो आपको ध्यान होना चाहिए, नहीं है तो हम बताते हैं, लेकिन दोनों में आपको ये बताना है, इसके अंदर रेडिएशन इमिट करेगा तो कौन से ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में जाता है ये पता रहेगा, तो ये ऑप्शन आप कर जाओगे। और इसके अंदर आपको यही वाला स्टेटमेंट है, इसी का क्या ये मॉडिफाई रूप दिया गया है। तो हम बोहर फ्रीक्वेंसी के ऊपर आता हूँ, इसने दो स्टेटमेंट दिए थे, स्टेटमेंट तो बहुत दिए थे लेकिन स्टेटमेंट दो बता रहा हूँ आपको मैं। कोई इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या था हमारे पास, न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्विंग करता है, और एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करेगा। ये मान लेता हूँ मैं फर्स्ट एनर्जी लेवल, और ये मान लेता हूँ मैं सेकेंड, ठीक है। अब यदि इसको मैं हायर बोल देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं लोअर बोल देता हूँ, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में क्या करता है, रिवॉल्विंग करेगा, हायर एनर्जी लेवल में ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्विंग करेगा, तो वह अपने लोअर क्या करेगा, लोअर ऑर्बिट में जाने के लिए, हायर से लोअर के अंदर जाने के लिए वह एनर्जी इमिट करता है, एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो वहाँ पर हमारे पास, या फिर दूसरी तरीके से इसको ऐसा भी बोला जाए कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो वह हायर से कहाँ जाएगा, लोअर के अंदर जाता है, ठीक है। दो तरीके हो गए, या हायर से लोअर में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा, या फिर एनर्जी इमिट करता है तो वह हायर से लोअर के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये आती है हमारे पास, जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर के अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है, लोअर ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा है, तो लोअर से हाई में जाने के लिए, लोअर से हाई में जाने के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायर होती है, एनर्जी की रिक्वायर होती है, वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, तो इसके अंदर क्या आएगा, और लोअर से हाई में जाने के लिए, लोअर टू हाई के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसके अंदर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, और इसके अंदर एनर्जी इमिट करता है, हायर से लोअर के अंदर इमिट करेगा, और लोअर से हाई में क्या करेगा, रिक्वायर करेगा, ऑब्जर्व करेगा। अब इसके अंदर आपको बताना है। और इसके बाद में जो इनकी दोनों एनर्जी होती है, दोनों का एनर्जी लेवल होता है, इन दोनों एनर्जी लेवल का जो हमारे पास एक डिफ्रैक्शन निकल के आता है, इनका जो अंतर निकल के आता है, वही हमारे पास क्या आती है, नेट एनर्जी आती है, वही क्या आती है हमारे पास, नेट एनर्जी आती है। यही हमें बोर्ड ने बताया था। तो फर्स्ट में क्या बोला गया है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। तो इमिट करेगा, इसका मतलब मैंने क्या कहा था, इमिट करता है तो वह हायर से कहाँ जाना चाहिए, लोअर में जंप करना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि वो लोअर से एनर्जी लेवल से कहाँ जंप करेगा, हायर में जंप करता है। तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। लोअर से हाई में जाएगा तो हमें किसकी ऑब्जर्व करने की आवश्यकता होती है, एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे तभी हम लोअर से कहाँ जाएंगे, हाई में। हमारी एनर्जी पहले ही कम है, हम और इसको इमिट कर रहे हैं तो हम और कम ही होंगे, इसके अंदर ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। इसके बाद में दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जंपिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर टू कहाँ जा रहा है, लोअर के अंदर जा रहा है, हायर से लोअर के अंदर जाएगा तो वह अपनी एनर्जी को इमिट करेगा, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, E2 माइनस E1 अपॉन H। तो बोर्ड ने क्या बताया था, दोनों एनर्जी का जो ऑर्बिट होते हैं, दोनों एनर्जी ऑर्बिट होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, उनका डिफ्रैक्शन ही हमारे पास क्या आ जाता है, उनका अंतर ही क्या आ जाएगा,
उनका डिफरेंस ही हमारे पास क्या आ जाता है, ई नेट आता है। और ई नेट को हम क्या बोलते हैं, एच न्यू लिखेंगे। तो एच न्यू या फिर एच एफ लिख दो, ये एच यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एफ ही बचता है। तो इस प्रकार से ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पर हम यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन करवाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न फिजिक्स के एटॉमिक लेवल के, स्पेक्ट्रम लेवल क्वेश्चन के और भी बढ़िया बढ़िया आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।